नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। पक्ष विपक्ष में आज हम एक सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवा का कायाकल्प होगा? यह सवाल इसलिए पूछ रहे हैं हम क्योंकि उत्तराखंड सरकार सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने में जुटी है। इस बाबत सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया है कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण को लेकर प्रयासरत है ताकि आम जनमानस को नेक्स्ट लेवल की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध की जा सके। बैठक में सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए विस्तृत चर्चा की गई और अधिकारियों को अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण का खाका तैयार करने के निर्देश दिए गए। जिला अस्पताल, उपजिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों को आधुनिक और संपूर्ण चिकित्सा सेवा प्रदत्त बनाया जा सके, ऐसी कल्पना है। इसके साथ ही अधिकारियों को जिला अस्पताल, उपजिला अस्पताल सहित मेडिकल कॉलेज में आने वाले 100% मरीजों को उनके उपचार सुनिश्चित करने और रेफर व्यवस्था पर अंकुश लगाने को भी कहा गया है। विशेष परिस्थिति में ही मरीजों को हायर सेंटर रेफर किया जाए। चिकित्सकों के अवकाश की दिशा में वैकल्पिक व्यवस्था रखने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। साथ ही प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करने के लिए टेलीमेडिसिन सेवाओं और उसे और मजबूत करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि करीब हर हफ्ते एक सरकारी आदेश आ जाता है, निर्देश आ जाता है, लेकिन इससे क्या पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाएं या व्यवस्थाएं सुधरी हैं? न वहाँ दवाएं मिलती हैं, न वहाँ पे डॉक्टर्स मिलते हैं, न एम्बुलेंस मिलते हैं। ऐसे में ये हालात कितने सुधरेंगे केवल आदेश और निर्देश दे देने से? यह सबसे बड़ा मामला है और इसी सवाल का आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक तो पहाड़ों की जो स्थिति है वह जग जाहिर है, वहाँ पर लोगों को कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उसमें भी यदि स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो बहुत चरमराई हुई व्यवस्था नज़र आती है, क्योंकि जब वक्त पड़ता है तो उस वक्त न डॉक्टर मिलते हैं, न एम्बुलेंस और न ही वह सारी सुविधाएं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री के कह देने से क्या ये सारी चीज़ें सुनिश्चित हो सकेंगी, यह भी संदेह के घेरे में है। लेकिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ जब बोला जा रहा है तो क्या इसकी तामील की जाएगी? क्या जो भी कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो इतनी मजबूत हैं? क्या फंडामेंटल इतना स्ट्रांग है कि उसके ऊपर इमारत बनाई जा सके कल्पनों की जैसी बताई जा रही है? यह भी बहुत बड़ा सवाल है और इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। बिना वक्त गवाए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता सूरत सिंह नेगी साहब भी जुड़ चुके हैं। सरकार तो जो कह रही है सो कह रही है, कल्पना भी कर रही है, चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष क्या सोच रहा है, इसलिए शुरुआत हम नेगी साहब सबसे पहले आपके साथ करेंगे। देखिए, आश्वासन पे आश्वासन ये हर सरकार का काम है और ज़मीन पर क्या कुछ उतर कर सामने आता है ये जनता देखती समझती है। लेकिन आज भी हकीकत यही है कि जनता को बहुत सारी मुसीबतों से एटलीस्ट स्वास्थ्य सेवाओं में दो चार होना पड़ रहा है। क्या आपको लगता है स्वास्थ्य मंत्री रावत साहब ने जो बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, इससे बड़े बड़े चेंजेस भी देखने को मिलेंगे या मात्र एक सिस्टमेटिक निर्देश है जो वक्त के साथ आते जाते रहते हैं? देखिए, जो उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, परंतु धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। हमारे पास डॉक्टरों की कमी आज भी है। पहाड़ पर कोई डॉक्टर जाना नहीं चाहता, उसके लिए सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। जो पहाड़ों पर जो अस्पताल हैं, जो सरकारी व्यवस्था है, वो केवल रेफरल सेंटर तक ही जो है सीमित है। वहां पर न तो कोई डॉक्टर है, न इलाज की समुचित व्यवस्था है और यही कारण है कि आज लोग पलायन करने को विवश हैं। न पहाड़ पर रोजगार का साधन रह चुका है, न वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं बढ़िया हैं, न वहां पर जो है स्कूल की सुविधा है। स्कूलों में भी आप देखिए कि जो है छात्र हैं तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो छात्र नहीं है। और इस प्रकार से पूरे प्रदेश में
एक ऐसी स्थिति आ गई है कि यहाँ का जनमानस हताश और निराश है। जाए तो जाए और जाए कहाँ, और करे तो करे क्या। तो ऐसी स्थिति में केवल ऑफिस में बैठकर निर्देश देने मात्र से ही काम चलने वाला नहीं है। धरातल पर जब तक पूरे इस सड़े गले सिस्टम को ठीक नहीं किया जाता तो तब तक कुछ होने वाला नहीं है। डबल इंजन की सरकार बना दो, ट्रिपल इंजन की सरकार बना दो, पर उत्तराखंड के लोगों के हाथ जो है कुछ नहीं आया। तो इसलिए जो है स्वास्थ्य सेवाएं तो उत्तराखंड में जो है शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, रोजगार की हो, सारी व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पर है। हाँ, ठीक। डॉक्टर सुनीता, अब रुख आपका करते हैं। बात आप ही की सरकार कर रही है, इसलिए आपका भी पक्ष जानना बहुत ज़रूरी है। बातें कर देने से, चीज़ों को हाईफाई दिखा देने से क्या फंडामेंटल बदल जाता है? यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि ज़मीन पर हकीकत क्या है यह सब कुछ जानते हैं। एक आम इलाज कराने जाइए, वहाँ पर न सुविधा नहीं रहती है, रेफ़र करने का सिस्टम पहले से चला जाता है, कोई अपने ऊपर कोई लोड लेना नहीं चाहता। ऐसे में कितना सेंसिटाइज कर दीजिएगा लोगों को आप यह आदेश देकर कि भाई चीज़ें ऐसे ऊपर से आई हैं तो ऐसे अब करनी होंगी। होता तो कुछ नहीं है। इस बार क्या कुछ खास है, ये जानते समझते हुए कि केवल आदेश देने से कुछ नहीं होता? जी कुणाल जी, देखिए सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार है। और जहाँ तक प्रदेश के आमजन के लिए जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा राज्य सरकार दे रही है, देखिए ये हमारी प्रायोरिटी में है कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य का लाभ मिले, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले। तो सरकार चिकित्सा इकाइयां जो हमारे पास हैं उनमें लगातार चिकित्सा संबंधी सुविधाएं बढ़ा रही है। और साथ में जितने भी डॉक्टर्स हैं जो पैरामेडिकल के हैं या मेडिकल स्टाफ है जिनकी उपलब्धता नहीं होने के कारण कई बार जो है हमें मरीजों को रेफरल करना पड़ता था। तो रेफरल सेंटर ज्यादातर पहाड़ों में अगर हम देखें या सीमांत क्षेत्रों में देखें तो जो हॉस्पिटल्स की इकाइयां थी वो ज्यादातर रेफरल सिस्टम बने हुए थे। उन्हीं सब चीजों को देखते हुए माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने जो है ये अभी इसमें सुधार किए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते थे वो नहीं होते थे, लेकिन अभी 29 विशेषज्ञ जो चिकित्सक है उनको तैनाती पहाड़ों में दी है। और उनके चलते जो है अब मुझे लगता है किसी भी मरीज को रेफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनकी उपलब्धता नहीं होती थी, इसी वजह से स्टाफ जो है उनको रेफर करता था। तो देखिए ये एक बड़ा सुधारवादी कदम स्वास्थ्य विभाग का है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं उनको भी अपने राज्य में वापस बुलाया जा रहा है। जो बाहर से कर रहे हैं MBBS या किसी भी मेडिकल शिक्षा को ले रहे हैं उनको वापस राज्य में बुलाया जा रहा है। इन लोगों को जो है स्वास्थ्य मंत्री ने अभी विभिन्न जनपदों में मंजूरी दी है। और जो PMSH संवर्ग है हमारा, वहाँ पे भी हमारे तमाम प्रकार के, चाहे वो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, फिजिशियन है या फैमिली मेडिसिन है या बाल रोग विशेषज्ञ हैं, सर्जन हैं, तो इस तरीके के जितने भी विशेषज्ञ हैं उन सभी को, और साथ में जो स्टाफ होता था, चाहे हमारे पास पैथोलॉजिस्ट की हम बात करें, रेडियोलॉजिस्ट की बात करें, ENT और जो आई रोग के विशेषज्ञ होते हैं उनको लेकर एक पहाड़ों में जो है हॉस्पिटल्स में एक्सपर्ट नहीं थे, तो उनको हमने इस बार जो है पहाड़ों में भेजा है। और सभी जगह पे समन्वय बनाते हुए जहाँ पे जिन हॉस्पिटल्स में इन एक्सपर्ट की जरूरत थी वहाँ पे हम लोगों ने इनकी तैनाती की है। लेकिन डॉक्टर सुनीता, रेफर जो शब्द है ना वो भी एक दुधारी तलवार जैसा है। आपके पास यदि फैसिलिटीज उतनी परिपक्व हैं तब आप रेफर नहीं कीजिए तो समझ में आता है, लेकिन मात्र आदेश दे देना कि रेफर मत कीजिए बिना बुनियादी जो चीजें हैं उनको मजबूत किए बिना, आपको लगता है ये मॉडल सक्सेस कर पाएगा? नहीं, देखिए कुणाल जी, वही मैं कह रही हूँ कि पहले उपलब्धता नहीं थी इसलिए रेफर होते थे। हाँ। क्योंकि जो स्टाफ है वो टेस्टिंग करेगा, हर प्रकार के टेस्ट करके, लेकिन इलाज जो है वो तो सर्जन ही करेगा। अगर मान लिया किसी को मेजर प्रॉब्लम है, कुछ भी ऑपरेशन होना है या कहीं पे भी कोई जो गंभीर मरीज है तो उसको तो भैया एक्सपर्ट डॉक्टर ही चेक करेगा। हाँ। उसको कोई स्टाफ तो चेकअप नहीं करेगा। तो वहाँ पे यही सब चीजों की जो प्रॉब्लम थी उसी को सॉर्ट आउट किया है, क्योंकि
जब आपके पास पूरा स्टाफ रहेगा, इंस्ट्रूमेंट्स और स्टाफ तो हमने पहुंचा दिया था, लेकिन एक्सपर्ट ना होने की वजह से मरीज जो हैं वो रेफर किए जाते थे। नहीं, तो ठीक बोल रहे समस्या हैं आप। को स्टाफ और सुलझा- डॉक्टर्स को लेकर के भी एक बहुत बड़ी चुनौती, नहीं ठीक ही बोल रही हैं आप, उनको भी देखने समझने की जरूरत है। नेगी साहब देखिए, एक तो यह चैलेंज रहता है कि आपके पास जो हेल्थ स्टाफ है, खासकर उसमें मैं बात करना चाहता हूँ डॉक्टर्स की, वो काफ़ी उदासीन रहते हैं सरकारी सेवा देने के लिए। तो एक बड़ी चुनौती है कि डॉक्टर्स को कैसे रिटेन किया जाए, नई हायरिंग कैसे की जाए, क्योंकि तब तक सब कुछ फजूल है। आपको लगता है सरकारें आती जाती हैं, लेकिन ये वाला सिस्टम ठीक नहीं हो पाता है। और मौजूदा सरकार की भी बात करें तो इसको सुदृढ़ करने के लिए क्या इच्छा शक्ति जो चाहिए वह भी तो चाहिए, उसकी कमी दिखती है, आपको नजर आती है? नेगी साहब सुन पा रहे हैं आप? कुणाल जी। ये बात बिल्कुल सही है जी, मैं सुनता हूँ, मेरी आवाज जा रही है आप तक? जी बोलिए सर, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि ये एक चुनौती है कि सरकारी सेवाओं में डॉक्टर अपनी सेवाएं नहीं देना चाहते। अधिकांश लोग अपने निजी अस्पताल खोलकर और एक शोषण की दुकानें, अपना मुनाफाखोरी वाली जो प्रवृत्ति है उसकी तरफ को जो है लोगों का ध्यान ज्यादा है। जो भी व्यक्ति सक्षम है वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलता है, प्राइवेट हॉस्पिटल खोलता है, और वहां पर जो है एक होड़ लग गई है पैसा कमाने की। तो ऐसी स्थिति में ये चुनौती है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो सरकारी सेवाएं देने में जो है ज्यादा रुचि नहीं रखते। दूसरा, जो हमारा सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र में सुविधाओं का बड़ा अभाव है। अब आप देखिए कि देहरादून में हम अगर डोन मेडिकल कॉलेज की बात करें या दूसरे और जगह की बात करें तो यहाँ पर सरकारी सुविधा भी है और प्राइवेट की सुविधा भी है। तमाम आपकी आवाज़ आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है नेगी साहब, हम देखते हैं उसको दुरुस्त करवाते हैं। खैर जो भी चीज़ें हम समझ पाए उसको पास करते हैं। डॉक्टर सुनीता आपके पास, अब देखिए ये जो चुनौती है ये भी बुनियादी चुनौती में से एक है। इस चुनौती से कैसे पार पाइएगा? और मेरा एक मूल सवाल यह है कि जो करना है वो तो करना है, उसके लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए, लोगों के प्रति लगाव, वो जागरूकता, वो समझ कि मुझे कुछ करना है, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज पेपर पे तो कुछ नहीं होता है। तो बिल्कुल कुणाल जी, देखिए नीयत अच्छी होना बहुत जरूरी हाँ। है, और अगर नीयत नहीं होगी तो सब चीजें होने से भी आप जो है वो रिस्पांस नहीं ले पाएंगे जो आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे डॉक्टर्स की अभी नेगी भाई साहब ने बात रखी कि कोई पहाड़ चढ़ना नहीं चाहता, कोई दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं नहीं देना चाहते। देखिए जहाँ तक मैं समझती हूँ शिक्षा भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल एक निभाती है कि जब हमारी शिक्षा सस्ती होगी और जब हम लोगों को जो है शिक्षा का भी उस तरीके से जो है डॉक्टरी इंजीनियरिंग भी हमको कम लागत में हम कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से जो रुझान डॉक्टर्स का है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि 50-60 लाख से नीचे तो कोई डॉक्टर ही नहीं बनता है। तो फिर क्या करते हैं डॉक्टर्स की उसी को मद्देनजर रखते हुए कि हमारा इतना पैसा लगा है, तो वो उदासीन हो जाते हैं ऐसे क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने के लिए और अपनी प्राइवेट एंटिटी चलाने में ज्यादा खुश रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब जो सेवा भाव जो बात हम बार बार हर चीज में लगाते हैं, तो देखिए वो सेवा भाव तो बिजनेस में नहीं होता है। ये बिजनेस जो है एंटिटी अलग है, सेवा के लिए तो किसी प्रकार की कोई ऐसी वो है ही नहीं है। भाई हंस फाउंडेशन ने भी सतपुली में हॉस्पिटल खोला है,
तो सेवा भाव वहाँ दिखता है। वहाँ पे भी दुर्गम क्षेत्र में इतना बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे हर प्रकार के जो है स्वास्थ्य लाभ लोगों को मिल रहे हैं, तो वो नियत है। उसी तर्ज में जब हम लोग, हमारे विशेषज्ञ इस चीज को प्रायोरिटी में रखेंगे और जब स्कूल वहाँ पे पहाड़ों में अच्छे होंगे और अच्छी शिक्षा स्कूलों में बेहतर मिलेगी, तो मुझे लगता है कि पहाड़ों में जाने को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेचर में कौन नहीं रहना चाहता है। तो अब डॉक्टर सुनीता, ये टेलीमेडिसिन वाले भी एक नई बात निकल कर सामने आ रही है। आपको लगता है कि लोग बहुत मुश्किल हालात में अस्पताल पहुंचते हैं और ये वाला सिस्टम यदि बहुत ज़्यादा अच्छे से लागू हो जाए, मतलब सिर्फ कहने के लिए नहीं, अच्छे से लागू हो जाए, तो लोगों को बहुत सहूलियत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी हमारी सरकार ने, हमने ड्रोन से भी दवाइयाँ लोगों तक पहुँचाई हैं और चिकित्सक आपके द्वार, उसी योजना में हम लोगों ने जो है, जहाँ पे जो बुजुर्ग हैं आ नहीं सकते हैं या चेकअप नहीं करा सकते हैं, तो उनका जो चेकअप है वो स्थानीय डॉक्टर से करवा के उनको जो दवाइयाँ हैं वो हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। और अभी टेलीमेडिसिन की जो बात आ रही है उसमें भी हम लोग अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और इसका लाभ जरूर वहाँ पे लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे अभी देखिए, जो हमारी पहल हुई है वो ये है कि हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स हों, एक्सपर्टीज जिनके पास है वो हो, तो मुझे लगता है कि कोई भी हॉस्पिटल रेफरल सेंटर नहीं बनेगा। और दूसरी बात ये है कि हमने प्रत्येक जनपद में कोशिश की है। अभी देखिए, पौड़ी में हमने 5 एक्सपर्ट डॉक्टर वहाँ पे भेजे हैं, उत्तरकाशी, हरिद्वार, चंपावत में, नैनीताल में और टिहरी में। तो ऐसे करके रुद्रप्रयाग, चमोली, इधर की तरफ को भी हमने, इवन अभी आपने देखा कि माननीय लोकसभा सांसद बलूनी जी ने चमोली में भी एक मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। तो ये लगातार, क्योंकि देखिए पहाड़ों में स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये 2 चीजें हमारी वहाँ पे पहुंच अच्छे तरीके से हम लोग उसमें मजबूती लाते हैं तो पलायन कम होगा। और दूसरी बात है कि अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर्स जब आएंगे तो दूर क्षेत्रों में अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, तो वहाँ पे लोगों को जो है स्वास्थ्य में लाभ लेने में सुलभता होगी। आम लोगों को का जो स्थानीय स्तर है वहाँ पे, जो हम कहते हैं कि बेहतर उपचार के लिए लोग शहरों में भटकते हैं, वो अगर उनको वहीं पे मिलेगा तो निश्चित रूप से जो है कई चीजों में बदलाव आएंगे। तो इन्हीं सब चीजों को देखते, और पहले ही देखिए क्या होता है कि हम लोग इंडिया में, खासकर मैं कहूँ कि जब तक अगर हम एक दांत को भी कहीं दिखाने जाते हैं तो जब तक हमारा दांत सड़ ना जाए तब तक हम डॉक्टर को दिखाते ही नहीं है, या असहनीय दर्द ना हो जाए तब तक हम समझते ही नहीं कि दांतों की भी जो है देखरेख, जो घर में बस ब्रश कर लिया वही तक सीमित रहता। तो थोड़ा सा आईक्यू जो है हमको इस तरीके से करना पड़ेगा कि हम लोगों को जो है अपना मेडिकल चेकअप हर 6 महीने में किस प्रकार से अपनी, आफ्टर 40 तो हम लोगों को बहुत ज्यादा सिंसियर इन चीजों में हो जाना होता है। ये थोड़े बदलाव लाने जरूरी है, अवेयरनेस लानी जरूरी है, क्योंकि शुरू में ही अगर गंभीर बीमारियों का पता चल जाए में ही एक्सपर्ट उसकी सही तरीके से जांच कर ले, ये बात तो सही है आपकी, बिल्कुल सही। हाँ, गंभीर व्यवस्था में जाने से बच जाता है। तो फर्स्ट स्टेज में ही हम लोग उनका जो है इलाज अच्छे तरीके से कर पाते हैं। बट वो तभी होता है जब हमारे पास हॉस्पिटल जो है वो उसकी हेल्थ पहले सही, हॉस्पिटल की खुद की हेल्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो वो ठीक है का इलाज कर पाएगा। नहीं, ठीक है, समझ गया डॉक्टर सुनीता नेगी जी। अब देखिए, टेलीमेडिसिन को लेकर के आपकी राय क्या है? टेलीमेडिसिन की सफलता, इसकी व्यापकता और इसकी गुणवत्ता को आप कैसे आंकते हैं, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये भी है कि आपको लगता है डॉक्टर्स की तो कमी है ही, और वो भी डॉक्टर्स जब छुट्टी पे चल जाते हैं तब हॉस्पिटल एकदम से भगवान भरोसे हो जाता है, उसको भी देखने की जरूरत है जल्दी से। निश्चित तौर पर जो टेलीमेडिसिन है, आप कितने जगह पर पहुंचा पाएंगे उसको? और बिना डॉक्टर के टेलीमेडिसिन का मैं समझता हूं कि औचित्य क्या है? जब तक डॉक्टर नहीं होंगे हमारे पास, और जो आज भी जो है बैकलॉग के जो पद हैं वो खाली हैं, विधानसभा में भी जब मुद्दा उठता है तो मंत्री जी कहते हैं इसको भरने का काम कर रहे हैं, पर वो भरे नहीं जाते हैं। तो ये जो चुनौतियां हैं कि हम जो स्वीकृत पद हैं उनके सापेक्ष भी जब डॉक्टरों को नहीं भर पाते, तो आवश्यकता के अनुसार तो और भी ज्यादा जरूरत है पदों की। तो जब तक हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, केवल कोरी घोषणाएं और केवल लोगों को जो है सब्जबाग नहीं दिखाएंगे, धरातल पर कुछ नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और उत्तराखंड का जो जनमानस है वो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो है ऐसे ही भटकता रहेगा। ठीक है, वही तो मेन बात है कि ध्यान देना,
ध्यान अगर तरीके से कायदे से दिया जाए तो चीज़ें हल हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का अपना वक्त देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड वासी आम जनमानस यही उम्मीद रखता है कि स्वास्थ्य सेवाओं का कायाकल्प हो जाए, जो कहा जाए वो हो जाए। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार फिर से बड़े दावे तो किए गए हैं, होता कितना है इस पर सबकी नज़र रहेगी। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।